हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। तो ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एंड थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड मोमेंटम पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एस चांद बुक से। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी एट रेस्ट will remains at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is acted upon by an external force। देखिए इस डिफिनीशन को अच्छे से समझेंगे हम लोग। ये अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। देखिए, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करता रहेगा जब तक कि अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा हमेशा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो जो बॉडी का जो टेंडेंसी होता है, जो कि एक बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या फिर अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, ये जो टेंडेंसी होता है किसी ऑब्जेक्ट का, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास। ये इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसके मास पे डिपेंड करता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका इनर्शिया जो है कम होगा। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, यही इनर्शिया बोलता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये मान लीजिए एक बॉक्स है या बॉल, मान लीजिए एक बॉल है। अगर ये बॉल का वेट अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम है, ठीक है, अगर इसका वेट जो है 100 ग्राम है, मतलब कम है, तो आप इसको आसानी से मूव करा सकते हैं। मतलब और अगर कोई मान लीजिए एक हैवी बॉक्स है, इसका वेट मान लीजिए 1000 किलोग्राम है, तो इसको अगर मूव कराना होगा तो इसको मूव कराने के लिए आपको इसका स्टेट चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत होगा, ज़्यादा ताकत का ज़रूरत होगा। मतलब इसका वेट कम है तो इसका एनर्शिया कम हुआ। ठीक है, एनर्शिया कम है तो आप इसका स्टेट को चेंज कर सकते हैं आसानी से। एनर्शिया क्या होता है? अपने स्टेट को चेंज करने से रोकता है। ठीक है, तो इसका एनर्शिया कम है तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं इसके स्टेट को। बट अगर इसका वेट ज़्यादा है तो इसका एनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए इसके स्टेट को चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत लगेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने एक बार कहा था कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता रहेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी वही कहता है। इनर्शिया का मतलब ही वही होता है कि अपने स्टेट में कोई चेंज को रेजिस्ट करना। अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। यहाँ देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो बॉल है, रेस्ट में है, तो इनर्शिया की वजह से हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। पर आपने इसको किक कर दिया, ठीक है, इसको कोई किक किया तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया। एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होने की वजह से क्या हो गया? ये जो बॉल है वो मोशन में आ गया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये बताता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स से लगा दिया, इसीलिए अब क्या हो गया? इसका स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया, रेस्ट से मोशन में आ गया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होगा? ये बॉल मूव करते करते थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। थोड़ा देर बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप क्यों होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट तो ये मतलब दो पार्ट हुआ ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। फर्स्ट पार्ट हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और सेकेंड पार्ट हो गया कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तो
यहाँ पे रेस्ट पे तो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको मोशन में ला दिया, पर यहाँ पे कुछ देर बाद ऑटोमेटिक रेस्ट में चला आता है। यहाँ पे कोई फोर्स लगा, अगर मोशन में यह है तो इसको तो मोशन में ही रहना चाहिए ना इस बॉल को, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लेकिन ये रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में इसलिए रेस्ट में आ गया, इसका मतलब कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा जो कि इसका स्टेट जो था मोशन का उसको रेस्ट में ला दिया। तो यहाँ पे एयर जो होता है ना इन्वायरमेंट में, वो एयर रेजिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। एयर इस पर अपना फोर्स लगाता है बाहर से, अपोजिंग फोर्स, जिसकी वजह से बॉल धीरे धीरे क्या हो जाता है, रुक जाता है। और अगर ये मान लीजिए अगर इसको ग्राउंड पे ही इस तरह से बॉल को अगर किक किया और बॉल अगर ग्राउंड पे ही जा रहा है, तो ग्राउंड में यहाँ पे इसको फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है इस पर, जो कि इसको रेस्ट में ला देता है। तो इस केस में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस दोनों लगता है, दोनों मिलकर के बॉल को रेस्ट में ला देता है। देखिए अभी मैंने वही बोला था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दो पार्ट होता है। पहला होता है एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और दूसरा होता है अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही क्या मूव करता रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन भी उसका चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी डायरेक्शन चेंज होगा, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इन बोथ केस। वही सेम बात है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डिफिनीशन ऑफ फोर्स। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स का डिफिनीशन देता है। देखिए डिफिनीशन, अ फोर्स इज समथिंग विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है या फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो उसके स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है, या फिर टेंस टू चेंज, या फिर कोशिश करता है चेंज करने का। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आपने इसको किक करा, ठीक है, तो क्या ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो आपने इसको किक किया तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ इस पर, जिसकी वजह से इसका स्टेट ऑफ रेस्ट जो था वो चेंज होकर के स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में किक करोगे, इधर से अगर फोर्स लगाओगे, रोकोगे, तो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये बॉल क्या है, रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करके कहाँ ला दिया, रेस्ट में ला दिया। या फिर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेंड्स टू चेंज, ठीक है। अगर कोई 1000 kg का बॉक्स है, ठीक है, या फिर कोई वाल है, इस पर आप इधर से फोर्स लगा रहे हो तो वाल शिफ्ट थोड़े करेगा, वाल जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, या फिर ये बॉक्स भी आपसे नहीं हिलेगा अगर आप इसको हिलाना चाहो तो। पर जो फोर्स आप लगाओगे वो फोर्स चाहेगा कि इसको हिला दे, पर ये हिलेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंड्स टू चेंज। किसी भी डिफिनीशन को ना आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उसमें सारा कीवर्ड अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कीवर्ड है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नेक्स्ट है फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। मतलब फोर्स किसी बॉडी में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ा देगा। मतलब क्या, अगर आप इस बॉल पे फोर्स लगाओगे अभी, जो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, इसको एक बार और आप किक कर दिए या इस पर और एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके कुछ भी हो सकता है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा या फिर 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जितना फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। या फिर अगर आप इधर मूव कर रहा है बॉल 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और आप इस पर इस डायरेक्शन से फोर्स लगा दीजिएगा, तो क्या होगा, इसका स्पीड कम भी हो सकता है, 8 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 2 मीटर पर सेकंड हो सकता है, या फिर -2 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। -2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, बॉल इधर जा रहा है और आपने फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो बॉल इधर मूव करने लगेगा। तो ये जो फोर्स वेलोसिटी वगैरह जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपने इधर से एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए माइनस मैंने बोला। तो आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ गए होंगे। बाकी अभी हम लोग थोड़े देर में क्वेश्चन करेंगे, जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का आपका। अभी हम लोग मोमेंटम के बारे में देखते हैं, क्योंकि सेकंड है हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले हम लोग के लिए मोमेंटम जानना ज़रूरी है। देखिए मोमेंटम सिंपल होता है मास इंटू वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसके मास में उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस बॉडी का
मोमेंटम निकल जाएगा। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब किसी बॉडी का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से निकलता है। देखिए मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और मास के लिए एम होता है, वेलोसिटी के लिए वी होता है। तो मोमेंटम पी इक्वल टू एम वी हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्लूडेड है ना, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है तो मोमेंटम में भी डायरेक्शन चला आएगा। और इसका एसआई यूनिट होता है। देखिए एसआई यूनिट कैसे निकलेगा, मोमेंटम का एसआई यूनिट हो जाएगा, मास का क्या होता है एसआई यूनिट किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किसी भी क्वांटिटी का यूनिट इसी तरह निकलता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एवरी मूविंग बॉडी पोजेज मोमेंटम। जितना भी ऑब्जेक्ट मूव करता है सब में मोमेंटम होता है, क्योंकि मोमेंटम का मतलब ही होता है मास इंटू वेलोसिटी, और मास तो किसी ऑब्जेक्ट का जीरो होता ही नहीं है, तो मास जीरो होगा ही नहीं, इसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा ही, और अगर मूव कर रहा है तो कुछ इसमें वेलोसिटी भी होगा, तो दोनों में कोई जीरो नहीं है तो इसका ओवरऑल वैल्यू कभी जीरो होगा ही नहीं। इसीलिए कह रहा है कि एवरी मूविंग बॉडी पोजेज मोमेंटम। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसको आपको रोकना है तो वो जो फोर्स आप अप्लाई करिएगा वो फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के मास के प्रोपोर्शन में होगा। मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई 1 किलोग्राम का कोई मान लीजिए बॉक्स है, ये अगर मूव कर रहा है तो इसको रोकने के लिए आप एक किलोग्राम का बॉक्स मूव कर रहा है और एक है 100 किलोग्राम का बॉक्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स का ज़रूरत होता है, लेकिन इसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत होगा क्योंकि इसका मास क्या है, ज़्यादा है। वही कह रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा इसका मतलब उसमें मोमेंटम होगा, और अगर मास ज़्यादा होगा उसका तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें मोमेंटम होगा ही, और अगर उस बॉडी का मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा रहेगा तो उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत है, मोमेंटम ज़्यादा होगा। वही कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए ना उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम हो जाएगा, और उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वही है, किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए जो आप फोर्स अप्लाई करिएगा वो उसके वेलोसिटी के बराबर होगा, मतलब वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट आपके तरफ आएगा उसको रोकने के लिए उतना ज़्यादा ही आपको फोर्स लगाना होगा। मतलब अगर मैंने क्या बताया, अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा, ध्यान से देखिए, अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो इसको रोकने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगाना होगा, ठीक है। तो मोमेंटम ज़्यादा कब होगा, या तो मास ज़्यादा हो जाए तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन में आपको फोर्स लगाना होगा ज़्यादा, या फिर अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ही तो है, तो अगर मास ज़्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। तो मास अगर ज़्यादा रहेगा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो भी उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी। ये था मोमेंटम। आप लोग को मोमेंटम समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी इशू है ना वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। एंड अभी ये सारे क्वेश्चन करने के बाद ना जो भी इशू है सारा सॉल्व हो जाएगा आपका। क्वेश्चन अच्छा से देखिए, समझिए, और अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके पहले खुद बनाइए उसके बाद वीडियो देखिए। ये सारा क्वेश्चन मैंने एस चांद बुक से लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट नेम इज गिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। ये तो डिफिनीशन ही था। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी बताता है मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी में कितना मोशन है ये बताता है मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है,
मोमेंटम p से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो कोई भी बॉडी में कितना मोमेंटम है, मास तो किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट ही रहेगा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना मोमेंटम ये क्या बताएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितना मोशन है वो क्या बताएगा, ये मोमेंटम ही बताएगा। तो इसका भी आंसर मोमेंटम हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट निकालने के लिए अभी हम लोगों ने देखा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, और मोमेंटम का होता है वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट हो गया। स्टेट वेदर मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है, इसीलिए मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बुलेट एंड गन बिफोर फायरिंग। बुलेट और गन का टोटल मोमेंटम बोल रहा है बिफोर फायरिंग कितना होता है, ठीक है। तो जब आप इसको फायर किए ही नहीं हो तो क्या है, बुलेट भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है, और मोमेंटम इक्वल टू होता है p इक्वल टू एम इंटू वी। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए ये किसका है, मोमेंटम का ही यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अभी हम लोगों ने निकाला। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ही होता है, तो m भी हो जाएगा। व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ द फोर्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी बट ओनली चेंज इट्स शेप। ये देखिए हम लोगों ने फोर्स में पढ़ा था बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बैलेंस फोर्स जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो मोशन में ही रहेगा और डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा। पर बैलेंस फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, वही है यहाँ पे। व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ द फोर्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी बट चेंज इट्स शेप, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। नेम द अनबैलेंस फोर्स विच स्लोज डाउन अ मूविंग बाईसाइकिल व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग इट। जब एक साइकिल पे हम लोग पैडल करना बंद कर देते हैं तो कौन सा फोर्स की वजह से वो रुक जाता है, तो वहाँ पे जब साइकिल चलता है ना रोड पे और जब आप इसको पैडल करना छोड़ देते हो तो धीरे धीरे रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, टायर पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपको बताया अपोजिंग फोर्स होता है जो कि मोशन को मूवमेंट को अपोज करता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, साइकिल चलना कुछ देर बाद रुक जाता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंज इट्स शेप। देखिए अनबैलेंस फोर्स शेप चेंज नहीं करता है, हमने पढ़ा कि अनबैलेंस फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है मूवमेंट का, या फिर बॉडी का स्टेट चेंज कर देता है। अगर रेस्ट में रहता है तो मोशन में ला देगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा, या फिर उसका स्पीड कम कर देगा या फिर बढ़ा देगा। व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट्स स्पीड इंक्रीजेज ग्रेजुअली। नेम द फोर्स विच काउज दिस चेंज इन स्पीड। देखिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक हाइट से छोड़ देते हैं तो उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये मैंने बताया क्यों, ग्रेविटी के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। मैंने थोड़ा प्रीवियस वीडियो में शायद इसको बताया था। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण कोई फ्री फॉलिंग मतलब सिर्फ ड्रॉप कर देना एक हाइट से, वैसा ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, क्योंकि उस पर कंटिन्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगते रहता है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया, इसी को तो इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया ही वैसा प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू क्या बॉडी क्या करता है, अपना स्टेट को चेंज करने से रेजिस्ट करता है। रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहना चाहता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अनदर नाम क्या है, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया था ना। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट है द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 6 किलोग्राम whereas that of another object b is 34 किलोग्राम। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट ए और बी हैज़ मोर इनर्शिया। तो इनर्शिया भी होता है ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। कोई ऑब्जेक्ट अगर हैवी है तो उसका स्टेट चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट है तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए कम फोर्स का ज़रूरत होता है। नेम द साइंटिस्ट हु गिव द लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स ने दिया था लॉ ऑफ मोशन। स्टेट वेदर फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि फोर्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक्ट होता है।
with which physical quantity should the speed of a running bull be multiplied so as to obtain its momentum। कह रहा है कि नेम विच फिजिकल क्वांटिटी शुड द स्पीड ऑफ अ रनिंग बुल बी मल्टीप्लाई सो इज ऑब्टेन इट्स मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, मोमेंटम के लिए चाहिए मास और वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्पीड मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका मोमेंटम निकलेगा, तो आप इसमें मास से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बुल के मास से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका मोमेंटम निकल जाएगा। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। इज अ मेजर ऑफ एनर्जिया ऑफ बॉडी। तो हम लोगों ने पढ़ा ही अभी यहाँ इसी क्वेश्चन में देखा, मास जो है एनर्जिया का मेजरमेंट करता है, मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा एनर्जिया, जितना कम मास उतना कम एनर्जिया। व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर आर जर्क्ड। देखिए ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया से ही एक्सप्लेन होता है। व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर आर जर्क्ड। ये मान लीजिए कि कार है जो कि मूव कर रहा है और यहाँ पे कोई पैसेंजर है, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है अगर इस डायरेक्शन में, तो क्या है, ये आदमी भी इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। बस के साथ साथ आदमी भी मूव कर रहा है। पर अगर कार सडनली स्टॉप हो जाए, कार अगर एक पर एक रुक जाएगा तो आदमी, ये जो कार तो रुक जाएगा, मतलब कार क्या है, अभी मान लीजिए कार में वेलोसिटी है 10 मीटर का, 10 मीटर पर सेकंड का, और अगर आपने इस पर ब्रेक लगा दिया सडनली तो इसका वेलोसिटी तो जीरो हो गया, मतलब ये जो है रेस्ट में आ गया, ये जो है रेस्ट में आ गया, ठीक है। और आपका जो बॉडी है लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण कहाँ रहेगा, मोशन में ही रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये आगे ही जाना चाहेगा, क्योंकि आपने कार पे ब्रेक लगाया है ना, और ये आदमी जो है ये मोशन में ही रहना चाहेगा। लेकिन ये जो इसका पैर, जो जितना जो इसका पैर जो भी, या फिर अगर ये बैठा हुआ है तो जितना इसका बॉडी पार्ट कार के टच में है, जितना इसका बॉडी पार्ट कार से सटा हुआ रहेगा, वो तो कार के साथ तुरंत रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। जो बॉडी पार्ट इसका कार से सटा रहेगा वो कार जैसे ही रुकेगा ये भी क्या हो जाएगा, तुरंत जीरो पे जीरो, इसका भी तुरंत वेलोसिटी आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इतना, ये तो तुरंत रेस्ट में आएगा नहीं। इसी वजह से क्या होता है, ये मोशन में रहता है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा, और इसी वजह से क्या होगा, ये आदमी जो है ये आगे की तरफ इसको जर्क मिल जाता है, तो ये आगे की तरफ मूव कर जाता है, फॉरवर्ड मूव करने लगता है। तो इस तरह ये गिरने का भी चांस रहता है। आपका नीचे वाला पोर्शन सडन रेस्ट में चलाता है, ऊपर वाला पोर्शन मोशन में ही रहता है, तो यहाँ पे आपका गिरने का चांस बढ़ जाता है, आप ऐसे डायरेक्ट गिर सकते हो आगे की तरफ। वही सेम यहाँ पे भी है, व्हेन अ स्टेशनरी कार स्टार्ट सडनली द पैसेंजर आर जर्क्ड। अगर कार है, इसका वेलोसिटी अभी u इक्वल टू 0 है, और इसमें अगर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है और कार अगर अचानक चलना स्टार्ट किया, तो ये कार के साथ जो इसका बॉडी पार्ट कांटेक्ट में है वो तो चलने लगेगा लगा उस कार के साथ ही, बट जो पार्ट एयर में जो है वो तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो क्या होगा, वो बैकवर्ड जर्क लगा देगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर आर जर्क्ड फॉरवर्ड। यहाँ से पहला केस में क्या हुआ था, कार रुका था तो आदमी जो था वो मोशन में ही था तो आगे की तरफ झुक जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, कार रुका हुआ है और जैसे ही कार चलना स्टार्ट हुआ तो आदमी जो है पीछे की तरफ झुक जाएगा, तो यहाँ पे बैकवर्ड हो जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन। इफ देयर वेयर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ एंड नो रेजिस्टेंस अ मूविंग बाईसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। कह रहा है कि एक मूविंग बाइक जो है, मूविंग बाईसाइकिल जो है, मूव करता हुआ साइकिल हमेशा मूव करते रहेगा। क्यों, जब उस पर ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस लगे, ना तो कोई एयर उस पर फोर्स लगाए, ना ही उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगे, ठीक है। अगर उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं लगेगा तो कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो हमेशा मोशन में ही रह जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट ईजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विथ सेम स्पीड। देखिए टेनिस बॉल जो होता है ना वो क्रिकेट बॉल से लगभग 3 टाइम्स कम वेट का होता है। अगर टेनिस बॉल का वेट x है तो क्रिकेट बॉल का वेट जो होता है 3x हो जाता है लगभग। तो इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, इसीलिए इसको रोकना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसको रोकना आसान हो जाता है अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो। देखिए मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो मास यहाँ पे क्या है, टेनिस में x है और वेलोसिटी तो दोनों का सेम ही है, सेम स्पीड है, तो इसका x भी हो जाएगा टेनिस बॉल के लिए, और क्रिकेट बॉल के लिए क्या हो जाएगा, क्रिकेट बॉल के लिए हो जाएगा 3m इंटू वी बराबर 3x भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x भी,
क्रिकेट के लिए, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मोमेंटम कम है, इसीलिए जिसका ज़्यादा मोमेंटम होगा उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा। हम लोगों ने अभी ही जाना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? पी इक्वल टू एम वी। पी क्या है? पी मोमेंटम होता है, मास ये मास वेट होता, ये एम मास होता है और वी वेलोसिटी होता है। वेयर सिंबल देयर यूजुअल मीनिंग। तो ये क्या है? ये मोमेंटम के बारे में ही बता रहा है कि मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक्सप्लेन हाउ अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। देखिए ये कह रहा है कि कराटे प्लेयर जो होता है ना, ऐसे ढेर सारा टाइल्स लगा हुआ होता है और इस पर एक बार में ना हाथ से मार करके सारे टाइल्स को कराटे प्लेयर तोड़ देता है। तो ऐसा वो क्यों कर पाता है? क्योंकि कराटे प्लेयर जो है ना, बहुत कम टाइम में बहुत हाई स्पीड से अपना हाथ मूव करता है। मतलब कराटे प्लेयर जब इसको पंच करता है ना, ब्लो करता है, जब इस पर हैंड से ब्लो करता है इसको, तो बहुत हाई स्पीड से वो ब्लो करता है। तो हाई स्पीड से ब्लो करने की वजह से क्या होता है? मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाता है? वेलोसिटी हाई स्पीड से करता है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है। और मोमेंटम ज़्यादा होता है ना तो फोर्स भी ज़्यादा लगता है। मोमेंटम फोर्स क्या मतलब होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो बहुत कम टाइम में जब इसको स्ट्राइक करता है ना कराटे प्लेयर, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रेक हो जाता है सारा टाइल्स। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार, मास 200 ग्राम है, स्पीड 5 है, तो इसको एम से निकाल लीजिएगा मोमेंटम। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार वेज, जिसका वेट 1500 किलोग्राम है एंड इसका स्पीड जो है पहले 36 किलोमीटर था, फिर 72 किलोमीटर हो गया। मतलब मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कह रहा है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इंटू मास इंटू ये क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो मास को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे v माइनस यू हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसी पे निकाल लीजिएगा। मास ये है 1500 किलोग्राम, मास ये है 1500 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 36 है और फाइनल वेलोसिटी 72 है, तो इससे निकाल लीजिएगा। अब बॉडी ऑफ मास 25 kg है, जब मोमेंटम ऑफ 125 kg, कैलकुलेट द वेलोसिटी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है। सॉरी, ये मोमेंटम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोमेंटम बाई मास हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से नीचे चला आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द टू बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो शेप किसी ऑब्जेक्ट का कौन सा फोर्स चेंज करता है? बैलेंस फोर्स शेप चेंज करता है, अनबैलेंस फोर्स तो उसका स्टेट चेंज करता है। रेस्ट में रहता है तो मोशन में ला देता है, मोशन में रहता है तो रेस्ट में ला देता है, या फिर एक्सेलरेट कर देता है या फिर डी एक्सेलरेट कर देता है। इसका एग्जांपल देना है तो ये सब आप कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द टर्म इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू मोशन। इनर्शिया मैंने बता दिया। स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपको पता है। गिव टू एग्जांपल टू इलुस्ट्रेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये सब आप कर लीजिएगा। ऑन व्हाट फैक्टर डज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। विच हैज मोर इनर्शिया, क्रिकेट बॉल और रबर बॉल ऑफ सेम साइज। साइज सेम है तो इनर्शिया जो है साइज पे डिपेंड तो करता नहीं है, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। तो क्रिकेट बॉल का जनरली मास ज़्यादा होता है, तो क्रिकेट बॉल का इनर्शिया क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। वाई डू द पैसेंजर इन अ बस टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड व्हेन इट स्टार्ट सडनली। तो ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ही होता है। रेस्ट में जब कार रहता है तो बॉडी भी रेस्ट में ही रहता है, जब कार सडनली स्टार्ट कर जाता है तो जो बॉडी पार्ट जो कार के कांटेक्ट में रहता है वो तो आगे चलने लगता है, पर ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो रेस्ट में ही रहता है आदमी का, तो इसीलिए वो बैकवर्ड फॉल कर जाता है। एक्सप्लेन वाई अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टॉप सडनली। यही सेम जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जब बस सडनली रुक जाता है तो जो आदमी का जो किसी भी पर्सन का जो बॉडी पार्ट कांटेक्ट में रहता है बस का, वो सडनली स्टॉप हो जाता है, पर सर जो यूजुअली रेस्ट में जो कांटेक्ट में नहीं होता बस के, वो मूव करते रहता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण वो मोशन में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड जर्क कर जाता है। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट। ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ही होता है। जब ब्लैंकेट ये मान लीजिए है, इस पर डस्ट पार्टिकल है, जब आप इसको जर्क पीटिएगा ये ब्लैंकेट को, तो ब्लैंकेट तो
फोर्स की वजह से आगे पीछे होने लगेगा, पर डस्ट क्या है, डस्ट रेस्ट में था तो इनर्शिया की वजह से डस्ट जो है रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो जो ब्लैंकेट आगे पीछे होने लगता है तो डस्ट क्या होता है, उससे बाहर निकल जाता है और फिर मतलब बाहर निकल जाता है। ठीक है। व्हेन अ ट्री इज सेकन इट्स फ्रूट एंड लीव्स फॉल डाउन, इसका भी इनर्शिया ही रीजन है। जब आप ट्री को सेक करते हैं तो इस पर जो लीव्स लगा हुआ होता है या फिर जो फ्रूट्स लगा होता है, आप इसको सेक करते हो तो ये वाला जो बॉडी पार्ट है ये तो मोशन में चला आता है, पर लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से फ्रूट्स एंड लीव्स जो है रेस्ट में ही रहना चाहता है, और ये जब मूव करने लगता है तो वो टूट जाता है पेड़ से और गिर जाता है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। देखिए कह रहा है कि मूविंग बस से कूदना डेंजरस क्यों होता है। ये बस अगर मूव कर रहा है और आप अगर इसमें हैं तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से बस मूव कर रहा है, तो आप भी मूविंग कर रहे हैं बस के साथ साथ, और जैसे ही आप कूदिएगा तो ग्राउंड पे आ जाइएगा। तो ग्राउंड क्या है, ग्राउंड तो रेस्ट में है। तो जैसे आप यहाँ से जंप कीजिएगा तो इनर्शिया की वजह से एयर में आपका जो बॉडी है वो तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से मोशन में ही रहना चाहेगा, पर जैसे ही आप ग्राउंड पे आते हैं तो आपका जो पैर जो आपके ग्राउंड में टच करता है वो तुरंत रेस्ट में आ जाता है ग्राउंड पे टच होने की वजह से, क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट में है, पर आपका जो ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट है जो हेड वगैरह होता है वो मोशन में ही रहता है लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। इसीलिए उस कंडीशन में क्या होता है, गिरने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए डेंजरस होता है। व्हाट इज़ द मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और 10 किलो, देखिए ये तो 10 किलोग्राम ही है। ट्रेवलिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो ये किलोमीटर में तो है ही, अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए तो ये मीटर पर सेकेंड में है ही, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लीजिए, और यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर पर आवर को डिवाइड करने के लिए मैंने बताया था कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, और मोमेंटम निकल जाएगा आपका मास इंटू वेलोसिटी कर दीजिएगा तो सिंपल है। नेक्स्ट है डिफाइन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, डिफाइन कर लीजिएगा। ऑन व्हाट फैक्टर डज मोमेंटम डिपेंड, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी वेगिंग 5 किलोग्राम व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम 20 मीटर टू 0.02 मीटर। तो ये भी वही चेंज इन मोमेंटम है, तो एम इक्वल टू वी माइनस यू कर लीजिएगा। मोमेंटम इक्वल टू वही पूछ रहा है ना, चेंज इन मोमेंटम ही पूछ रहा है ना, तो अभी हम लोगों ने ऊपर डिराइव किया मतलब इसको निकाला था। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी से फाइनल ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, और यहाँ पे निकल जाए एम यू हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, इसको माइनस कर लीजिए तो चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। डिफाइन द फोर्स, स्टेट द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच वेयर अ फोर्स मूव्स अ स्टेशनरी बॉडी। ये सब आप बता लीजिएगा, ये सब हम लोगों ने एक्सप्लेन करा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेज बैलेंस और अनबैलेंस एक्ट ऑन अ रबर बॉल व्हेन वी प्रेस इट बिटवीन आवर हैंड। जब हम रबर बॉल को अपने हाथ के बीच में प्रेस करते हैं तो उस पर बैलेंस फोर्स लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो इफेक्ट क्या होगा, शेप जो है चेंज हो जाएगा। व्हाट हैपन टू द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन अ बस व्हेन बस टेक अ शार्प टर्न। जब एक ये रोड है और अगर कोई बस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और सडन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा तो इस पर जो आदमी है उसका मोशन क्या है, उसका मोशन तो इस डायरेक्शन में, पर ये सडन टर्न ले लेता है ना, तो ये जो बस के जो कांटेक्ट में जो पार्ट होता है वो तो तुरंत टर्न हो जाता है, पर ऊपर वाला पार्ट तुरंत टर्न नहीं हो पाता, इसीलिए वो क्या होता है, बाहर की तरफ ऐसे फॉल होने लगता है। ठीक है। व्हाई द रोड एक्सीडेंट एट हायर स्पीड वेरी मच वर्स देन रोड एक्सीडेंट एट लो स्पीड। कह रहा है कि रोड एक्सीडेंट जो हाई स्पीड से होता है वो ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है उस एक्सीडेंट के मुकाबले जो कि लो स्पीड से होता है। तो हाई स्पीड से अगर एक्सीडेंट हुआ इसका मतलब मोमेंटम ज़्यादा था वहाँ पे, और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। इसीलिए हाई स्पीड से अगर कोई गाड़ी जाता है, हाई स्पीड से अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो इंजरी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिया। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 34 मिनट का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे इसी से रिलेटेड, एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे।
आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, और उसके बाद भी अगर कुछ इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेरी आ रहा है तो आप उसको कमेंट में पूछिए। जितना जल्दी हो सकेगा मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।